सो हेलो एस्पिरेंट्स, आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे एंड उससे भी ज़्यादा अच्छी आपकी नीट प्रिपरेशन होने वाली है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कल की क्लास के बारे में। तो जिन्होंने भी कल की क्लास नहीं देखी है वो पहले कल की क्लास अच्छे से देखें, पार्ट 3 अच्छे से देखें, पार्ट 1 और 2 भी देखें एटम चैप्टर का। और उसके अंदर भी हमने जो कल की क्लास थी उसमें हमने द्रव्यमान क्षति के बारे में पढ़ा, द्रव्यमान में आई कमी के बारे में पढ़ा। उसके बाद में हमने बंधन ऊर्जा के बारे में पढ़ा, क्यू वैल्यू के बारे में पढ़ा, बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन बी बार के बारे में पढ़ा। तो आज हम क्यू वैल्यू और बी बार अर्थात बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स और कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है कि ड्यूटेरियम 1H2 तथा हीलियम 2He4 के लिए बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन 1.1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट तथा 7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट दी गई है। जब दो ड्यूटेरियम के नाभिक संलयन से एक नया हीलियम का नाभिक बनाते हैं तो संलयन जुड़ने में ऊर्जा कितनी मुक्त होती है। तो हमें मुक्त हुई ऊर्जा ज्ञात करनी है, मुक्त हुई ऊर्जा क्यू वैल्यू। अब ये जो क्वेश्चन हमें दिया गया है ये दो टाइप से आ सकता है। एक बंधन ऊर्जा के फॉर्म में हमें दे देंगे, और अगर हमें बंधन ऊर्जा नहीं दी गई है और हमें द्रव्यमान दिया गया है तो हम क्यू वैल्यू द्रव्यमान के रूप में निकालेंगे। और आपसे सीधा पूछेंगे कितनी ऊर्जा मुक्त हुई, बाइंडिंग एनर्जी आपको नहीं दे रखी, बंधन ऊर्जा नहीं दे रखी होगी तो आप बाइंडिंग एनर्जी ज्ञात करेंगे जिससे हम कितनी ऊर्जा मुक्त हुई वो देखेंगे। तो ये सॉल्व करने से पहले हम ये देखते हैं कि जो ड्यूटेरियम है, ड्यूटेरियम क्या होता है 1H2। ड्यूटेरियम क्या है, हाइड्रोजन का एक समस्थानिक है। समस्थानिक आइसोटोप क्या होते हैं कि इनके जो परमाणु क्रमांक होते हैं वो सेम होते हैं। जैसे हाइड्रोजन और ड्यूटेरियम का परमाणु क्रमांक सेम है 1 दोनों का, बट इनकी द्रव्यमान संख्या अलग होगी। हाइड्रोजन की द्रव्यमान संख्या हम जानते हैं 1 होती है, पर ड्यूटेरियम की द्रव्यमान संख्या कितनी होगी 2। यहाँ ऊपर हम जानते हैं द्रव्यमान संख्या होती है और ड्यूटेरियम की द्रव्यमान संख्या होगी 2। ये क्या है ड्यूटेरियम। इसके बाद में हमें क्या देखना है कि ड्यूटेरियम तथा हीलियम के बंधन ऊर्जा हमें दी गई है, तो पहले वो लिख लेते हैं। ड्यूटेरियम की बंधन ऊर्जा 1H2 की बंधन ऊर्जा कितनी दी गई है हमें 1.1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसके बाद हीलियम की बंधन ऊर्जा हमें दी गई है, हीलियम की बंधन ऊर्जा दी गई है 7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब हमें फाइंड क्या करना है, बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन दी गई है, बंधन ऊर्जा Be प्रति न्यूक्लियन, मतलब बी बार दिया गया है। बी बार क्या था हमारे पास, बी बार इक्वल टू BE/A था। जब हम बाइंडिंग एनर्जी को द्रव्यमान संख्या से भाग देते हैं तब हमें बी बार मिलता है। बी बार क्या है, बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन। तो यहां हमें ड्यूटेरियम और हीलियम की बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन दी गई है। बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन ड्यूटेरियम के लिए 1.1 है और हीलियम के लिए 7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। अब हम क्यू वैल्यू का फॉर्मूला जानते हैं कि क्यू वैल्यू इक्वल टू क्या होती है बाइंडिंग एनर्जी के फॉर्म्स में, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द प्रोडक्ट माइनस बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द रिएक्टेंट। हम इंटू सी स्क्वायर नहीं करेंगे बिकॉज बाइंडिंग एनर्जी में डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर ऑलरेडी होता है, इस वजह से यहाँ सी स्क्वायर नहीं करेंगे। और अगर हमसे बाइंडिंग एनर्जी नहीं पूछा जाता और हमें सिर्फ द्रव्यमान दिए होते किसके, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के, तो हम रिएक्टेंट का द्रव्यमान माइनस प्रोडक्ट का द्रव्यमान इंटू सी स्क्वायर करके और क्यू वैल्यू निकालते। बट हमें यहाँ बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन दे रखी है जो कि बी बार के रूप में दे रखी है। अब हम देखते हैं क्यू क्या था, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द प्रोडक्ट और बाइंडिंग एनर्जी
ऑफ द रिएक्टेंट, अर्थात जो प्रोडक्ट है, जो उत्पाद है, उसकी बंधन ऊर्जा और अभिकारक की बंधन ऊर्जा, दोनों को जब हम सब्सट्रैक्ट करेंगे, दोनों को जब हम घटाएंगे, तब हमें Q वैल्यू मिलेगी। अब यहाँ पे प्रोडक्ट क्या है? प्रोडक्ट हमारे पास क्या है? हीलियम। और जो रिएक्टेंट है वो हमारे पास क्या है? ड्यूट्रॉन। ड्यूट्रॉन, और ड्यूट्रॉन क्या है? 1H2। इसके बाद हम एक चीज देखेंगे कि B बार हमें दे रखा है, बट हमें तो Be चाहिए। हमें बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियॉन दे रखी है, बट हमें बंधन ऊर्जा चाहिए। तो बंधन ऊर्जा ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे? बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियॉन को हम द्रव्यमान संख्या से जब मल्टीप्लाई करेंगे, तब हमें बंधन ऊर्जा मिल जाएगी। तो बंधन ऊर्जा ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे? बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियॉन इंटू A करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम Be ज्ञात करते हैं ड्यूटीरियम के लिए, 1H2 के लिए। ड्यूटीरियम के लिए हमें B बार की वैल्यू दी गई है 1.1। इसे हम ड्यूटीरियम की द्रव्यमान संख्या से मल्टीप्लाई करेंगे। ड्यूटीरियम की द्रव्यमान संख्या क्या है? 2। तो 2 से जब हम इसे मल्टीप्लाई करने वाले हैं, तब हमें वैल्यू मिलेगी 2.2। ठीक है, इतना हमें समझ आ गया। अब हमें स्टार्टिंग में क्या दे रखा है? ड्यूटीरियम की बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियॉन। तो ये तो हो गई ड्यूटीरियम की बंधन ऊर्जा। इसके बाद में हम निकालेंगे बंधन ऊर्जा किसकी? हीलियम की। हीलियम की बंधन ऊर्जा कितनी है? हीलियम की बंधन ऊर्जा देखेंगे तो वो होगी 7 इंटू, अब हीलियम की द्रव्यमान संख्या क्या है? 4। हीलियम की द्रव्यमान संख्या क्या है? 4। तो ये 28 हो गया। इसके अंदर 2 ड्यूट्रॉन हमें दे रखे हैं, ड्यूट्रॉन नहीं, 2 ड्यूटीरियम हमें दे रखे हैं। तो एक ड्यूटीरियम के लिए बंधन ऊर्जा कितनी है? 2.2। और जब हम 2 ड्यूटीरियम के लिए निकालेंगे तो वो कितनी होगी? 2.2 इंटू हम 2 कर देंगे, या फिर 2.2 में 2.2 हम ऐड कर देंगे, तो कितना होगा? 4.4। अब हमने बाइंडिंग एनर्जी ऑफ ड्यूटीरियम निकाली, तो वो कितनी थी? 2.2। और यहां जब हमें 2 ड्यूटीरियम दे रखे हैं, तब 2.2 को हम जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 4.4। तो हमें दोनों बाइंडिंग एनर्जीज मिल चुकी हैं, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ हीलियम और बाइंडिंग एनर्जी ऑफ ड्यूटीरियम 1H2। इसके बाद में हम ये वैल्यूज पुट करने वाले हैं जो इक्वेशन है उसमें, जो Q इक्वल टू बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द प्रोडक्ट माइनस बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द रिएक्टेंट है, उसमें हम वैल्यूज पुट करने वाले हैं। तो वैल्यू पुट करते हैं। Q की वैल्यू क्या आएगी? बाइंडिंग एनर्जी ऑफ हीलियम जो कि कितनी है? 28 माइनस बाइंडिंग एनर्जी ऑफ ड्यूटीरियम, ड्यूट्रॉन नहीं, ये ड्यूटीरियम है, ड्यूटीरियम कितनी होगी? तो ड्यूटीरियम के लिए जो बाइंडिंग एनर्जी है वो 4.4 मिली है 2 ड्यूटीरियम्स के लिए। एक के लिए 2.2 है तो 2 के लिए 4.4 होगी। अब जब हम इनको घटाने वाले हैं तो कितना आएगा? 4.4, ये हो जाएगा 6, यहाँ आने वाला है 3, तो 23.6। तो हमारी Q वैल्यू कितनी आई है? 23.6, जो कि हमारा ऑप्शन है A। तो Q वैल्यू कितनी है? 23.6, जो कि हमारा करेक्ट आंसर है। हमें यही फाइंड करना था कि कितनी ऊर्जा मुक्त हो रही है। और हम जानते हैं जब Q वैल्यू पॉजिटिव में होती है, जब Q वैल्यू पॉजिटिव में होती है तो ऊर्जा क्या होती है? मुक्त। ऊर्जा मुक्त होती है, ऊर्जा उत्सर्जित होती है जब Q वैल्यू पॉजिटिव में होती है, और जब Q वैल्यू नेगेटिव में होती है तो ऊर्जा अवशोषित होती है। तो यहाँ ऊर्जा कितनी अवशोषित हो रही है? 23.6। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक परमाणुवीय नाभिक में उपस्थित न्यूक्लियॉन्स की औसत बंधन ऊर्जा।
अब औसत बंधन ऊर्जा के लिए हम पहले ग्राफ देखेंगे, बाइंडिंग एनर्जी का हम ग्राफ देखेंगे। तो ये ग्राफ था कुछ बाइंडिंग एनर्जी का, जहां पे ग्राफ हमें कुछ ऐसा मिला था, एक बार बंधन ऊर्जा बढ़ती है और फिर उसके बाद में धीरे धीरे घटती जाती है, राइट। और यहाँ पे जो हाईएस्ट पीक हमें मिली थी, हाईएस्ट पीक हमें कहाँ मिली थी, Fe के लिए मिली थी, जो कितनी होती है, हाईएस्ट पीक हमारी थी 8.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जो Fe के लिए थी, और Fe 56 इसके लिए थी हाईएस्ट। तो सबसे ज़्यादा न्यूक्लियॉन्स हमें कहाँ पे मिल रहे हैं, सबसे ज़्यादा जो नाभिक हैं, सबसे ज़्यादा जो न्यूक्लियस है वो हमें कहाँ मिल रहे हैं, इनके बीच। और यहाँ से यहाँ तक हम देख पा रहे हैं, यहाँ से यहाँ तक सबसे ज़्यादा नाभिक है, सबसे ज़्यादा स्थायी नाभिक है, और बंधन ऊर्जा भी यहीं सबसे ज़्यादा है। तो जो औसत बंधन ऊर्जा है वो क्या है, 8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब आपको एक बात ध्यान रखनी है कि जो बंधन ऊर्जा है वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में नहीं होने वाली, जूल में नहीं होने वाली, अर्ग में नहीं होने वाली। तो जहां आपको मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिख रहा है वहां टिक कर देना है। तो ये आप डायरेक्ट याद रखना कि जब भी बंधन ऊर्जा, औसत बंधन ऊर्जा पूछ रहे हैं कि औसत बंधन ऊर्जा कितनी होगी, तो 8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कितनी होगी औसत बंधन ऊर्जा, 8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसके बाद में हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3Li7 तथा 2He4 नाभिक की बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियॉन क्रमशः इतनी है। तो बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियॉन B बार की वैल्यू हमें दे रखी है, B बार की वैल्यू दी है जो कि है 5.60 लिथियम के लिए और 7.60 हीलियम के लिए दी गई है। तो निम्न नाभिकीय अभिक्रिया क्या है, 3Li7, 1H1, 2He4 और 2He4, 2 हीलियम के हमें नाभिक मिले हैं। जब हमने लिथियम और हाइड्रोजन दोनों को मिलाया, दोनों का संलयन किया, तब हमें 2 हीलियम के हमें नाभिक मिल रहे हैं और साथ में Q ऊर्जा निकल रही है। तो अब यहाँ हमें Q उत्सर्जन का मान ज्ञात करना है। Q उत्सर्जन अर्थात Q ऊर्जा निकल रही है, जब ऊर्जा निकलती है तो Q पॉजिटिव में होता है, ये भी हम जानते हैं। इसके बाद में हम इसका आंसर लिखेंगे। तो हमें यहाँ भी Q वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हम B बार के मान रख लेते हैं। B बार क्या है, बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियॉन्स, बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियॉन है। तो सबसे पहले लिथियम के लिए लिख लेते हैं। लिथियम के लिए बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियॉन कितनी है, 5.60 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसके बाद में B बार किसके लिए, हीलियम के लिए। हीलियम के लिए कितनी है, 7.06। अब हमें क्या फाइंड करना है, हमें बाइंडिंग एनर्जी चाहिए होगी, क्योंकि बाइंडिंग एनर्जी के टर्म्स में ही हम Q वैल्यू फाइंड करेंगे। Q इक्वल टू बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द प्रोडक्ट माइनस बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द रिएक्टेंट होगी। तो सबसे पहले हम B बार से BE फाइंड करेंगे। B बार से BE क्या है, बाइंडिंग एनर्जी। अब इसके लिए B बार इंटू A करना पड़ेगा। अभी हमने एक क्वेश्चन और भी किया था सेम, BE निकालेंगे। तो सबसे पहले लिथियम के लिए निकाल लेते हैं बाइंडिंग एनर्जी फॉर लिथियम। ये कितनी होगी, 5.60 इंटू, अब लिथियम की द्रव्यमान संख्या कितनी है, 7 है, 3Li7 है। देखिए यहाँ पे 3Li7, तो 7 क्या है इसकी द्रव्यमान संख्या है, मास नंबर है। चलिए इन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, 5.60 इंटू 7 करेंगे, 02439। अब 2 नंबर्स बाद में पॉइंट है, तो यहाँ भी 2 नंबर्स बाद में पॉइंट लगा देते हैं। कितना आया, 39.20। इसके बाद में हम किसके लिए बाइंडिंग एनर्जी फाइंड करेंगे,
हम हीलियम के लिए बाइंडिंग एनर्जी फाइंड करेंगे। तो हीलियम के लिए क्या होगी बाइंडिंग एनर्जी? बाइंडिंग एनर्जी फॉर हीलियम। तो सबसे पहले बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन कितना दे रखा है? 7.06 इंटू हीलियम की द्रव्यमान संख्या क्या होती है? मास नंबर कितना होता है? 4। तो 4 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 7.06 इंटू 4 तो कितना मिला? 28। कितना मिला? 28.24। ये क्या मिला है? बाइंडिंग एनर्जी ऑफ हीलियम। अब हमें क्या फाइंड करना है? यहाँ पे हमें Q वैल्यू फाइंड करनी है। तो Q वैल्यू का अभी हमने फॉर्मूला लिखा था। Q वैल्यू क्या होती है बाइंडिंग एनर्जी के फॉर्म में? बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द प्रोडक्ट माइनस बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द रिएक्टेंट। अब हमें क्या फाइंड करनी है? हमें Q फाइंड करना है। Q क्या है? जो बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द प्रोडक्ट है उसे हम घटाएंगे बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द रिएक्टेंट से। Q क्या है यहाँ पे? बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द प्रोडक्ट माइनस बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द रिएक्टेंट। तो बाइंडिंग एनर्जी प्रोडक्ट क्या है हमारे पास? प्रोडक्ट क्या है हमारे पास? प्रोडक्ट हमारे पास है हीलियम माइनस रिएक्टेंट है हमारे पास लिथियम। अब हमें ये वैल्यू फाइंड करनी है कि जो हीलियम हमारे पास क्या है? प्रोडक्ट है, और लिथियम हमारे पास क्या है? रिएक्टेंट है। तो लिथियम तो हमारे पास एक ही है, लिथियम का तो एक ही मॉलिक्यूल हमारे पास है, बट हीलियम हमारे पास 2 है। तो जो हीलियम की हमारे पास बाइंडिंग एनर्जी आई है कितनी है? हीलियम की 28.24 है। तो इसका हम दुगना करेंगे, और या फिर हीलियम की जो बाइंडिंग एनर्जी है उसे हम 2 बार ऐड कर देंगे, तब हमें 2 हीलियम्स की बाइंडिंग एनर्जी मिलेगी। तो यहाँ हम लिख लेते हैं 28.24 इंटू 2 56.48। तो पहले हीलियम के लिए बाइंडिंग एनर्जी हम लिख लेते हैं, जो कि क्या होगी? 2 हीलियम्स के लिए 56.48 माइनस बाइंडिंग एनर्जी फॉर लिथियम तो हमारे पास एक ही है, तो उसके लिए होगी 39.20। दोनों को हम सब्सट्रैक्ट करेंगे 39.20 8 2 9 और यहाँ मिलेगा हमें 1। तो कितनी वैल्यू मिली हमें? तो अब हम क्या करेंगे? अब हम इन दोनों को सब्सट्रैक्ट करेंगे, तो 56.48 को माइनस करेंगे 39.20 से। ये क्या आने वाला है? 8 2 7 और यहाँ पे 1, तो ये क्या आएगा? 17.28। ये वैल्यू हमें मिलेगी। इसके बाद में हम देखेंगे कि जो डी आंसर है हमारा 17.3, तो ये इससे मिलता जुलता है, तो अप्रोक्सीमेट कितना होगा? 17.3। किसकी वैल्यू? Q की वैल्यू। तो Q की वैल्यू हमें मिल गई 17.3, जो कि हमारा करेक्ट आंसर है। डी हमारा करेक्ट आंसर है। इसके बाद में हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो नीट 2013 में भी आ चुका है। ये क्वेश्चन है कि नाभिकीय संलयन अभिक्रिया के द्वारा, संलयन अभिक्रिया क्या होती है? जिसमें दो छोटे परमाणु, दो छोटे हम बोल सकते हैं कि नाभिक जोड़कर एक बड़ा नाभिक बनाते हैं, जो कि स्थायी होता है। तो स्थायित्व को प्राप्त करने के लिए 2 छोटे नाभिक जुड़कर संलयित होकर एक नया नाभिक बनाते हैं, वो संलयन अभिक्रिया कहलाती है। तो नाभिकीय संलयन अभिक्रिया के द्वारा हाइड्रोजन का निश्चित द्रव्यमान हीलियम में परिवर्तित हो जाता है। हाइड्रोजन हीलियम में परिवर्तित हो रहा है, तो संलयन अभिक्रिया में द्रव्यमान में हुई कमी क्या होती है? द्रव्यमान क्षति, जिसे हम डेल्टा M से डिनोट करते हैं। द्रव्यमान क्षति क्या थी? जब हम प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों को मिलाकर एक नया नाभिक बनाते हैं, तो उस नाभिक का द्रव्यमान प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के
संयुक्त द्रव्यमान, जो कुल द्रव्यमान है उनका, उससे कम मिलता है, तो द्रव्यमान में कमी आई, इसी कमी को हम बोलते हैं द्रव्यमान क्षति, जिसे हम किससे डिनोट करते हैं, डेल्टा एम से। तो द्रव्यमान में हुई कमी 0.028 U है, तो द्रव्यमान क्षति हमें दे रखी है, तो ये क्वेश्चन पक्का बाइंडिंग एनर्जी से ही होगा। जब हमें द्रव्यमान क्षति दे रखी है तब हमें बाइंडिंग एनर्जी पूछना है। तो प्रति यूनिट मुक्त ऊर्जा बाइंडिंग एनर्जी होगी। देखिए, जब हम अनंत से Z प्रोटॉन और A माइनस Z न्यूट्रॉन को लाकर एक नया न्यूक्लियस बनाते हैं, एक नया नाभिक बनाते हैं, तो ऊर्जा क्या होती है, ऊर्जा मुक्त होती है। तो यहाँ वही मुक्त हुई ऊर्जा पूछ रहे हैं, और जो कि बाइंडिंग एनर्जी होती है। बाइंडिंग एनर्जी की कल हमने दो परिभाषा देखी थी, दो डेफिनेशन देखी थी, कि जब हम एक नाभिक को उसके घटक न्यूक्लियनों में विभक्त करते हैं तो कुछ हमें ऊर्जा लगानी पड़ती है, कुछ ऊर्जा की आवश्यकता होती है, और वही ऊर्जा क्या कहलाती है, बंधन ऊर्जा। या फिर अनंत से प्रोटॉन और न्यूट्रॉन लाकर एक नया नाभिक बनाते हैं, तब कुछ ऊर्जा मुक्त होती है, वही मुक्त हुई ऊर्जा बंधन ऊर्जा कहलाती है। तो यहाँ हमें बाइंडिंग एनर्जी पूछ रहे हैं, मुक्त हुई ऊर्जा, बंधन ऊर्जा, वो हमसे पूछी जा रही है। तो हम लिखते हैं कि सबसे पहले जो हमें दे रखा है वो लिखते हैं डेल्टा एम। डेल्टा एम क्या है, द्रव्यमान क्षति या द्रव्यमान में आई कमी है, जो कि कितनी दे रखी है, 0.0286 U। अब यहाँ U क्या है, ये U है, U क्या है, 1 AMU। और हम ये भी जानते हैं 1 AMU इंटू जब C² करते हैं तो हमें एक वैल्यू मिलती है 931.5। इसके बाद में हमें क्या ज्ञात करना है, बाइंडिंग एनर्जी फाइंड करनी है। बाइंडिंग एनर्जी क्या होती है, BE क्या होता है, डेल्टा M इंटू C², तो वो हम लिखते हैं BE, बाइंडिंग एनर्जी क्या है, डेल्टा M इंटू C²। डेल्टा M की वैल्यू क्या है, द्रव्यमान क्षति की वैल्यू क्या है, 0.0286 इंटू C² क्या दे रखा है, सबसे पहले यहाँ पे U भी लिख लेते हैं, U इंटू C²। इसके बाद में हम जानते हैं कि जो अभी हमने लिखा है 1 AMU इंटू C² की वैल्यू ये होती है, तो हम इसे 1 AMU इंटू C² के फॉर्म में लिख लेते हैं, 0.0286 इंटू 1 AMU इंटू C²। अब हम इसकी जगह ये वैल्यू पुट कर सकते हैं, ये इसकी डायरेक्ट वैल्यू होती है, तो यहाँ लिख लेते हैं 0.0286 इंटू 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब देखिए ऑप्शंस में हमें सब में मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट दे रखा है, और यहाँ भी हमें मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो मिल गया। तो यहाँ अब हमें क्या करना है, 0.0286 जो द्रव्यमान क्षति है उसे 931.5 से मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करने के लिए हम क्या करते हैं कि जो ये पॉइंट है, इस पॉइंट को हम पीछे लेके जाएंगे। पॉइंट को जब हम पीछे ले जाते हैं तो 10 टू द पावर माइनस में आती है, 10 टू द पावर माइनस में आएगी। सपोज हम यहाँ पे 553.46 लिखते हैं, तो इस पॉइंट को हमें एक पॉइंट पीछे लेके जाना है। तो 53 यहाँ पे 4.6 लिखते हैं, तो यहाँ पे 10 टू द पावर -1 आएगा। माइनस में पावर बढ़ती है जब हम पॉइंट को पीछे लेके जाते हैं, और जब हम पॉइंट को आगे लेके जा रहे हैं, इसी पॉइंट को जब हम आगे लेके जाते हैं 5.346, तो हमें 10 टू द पावर प्लस में 10 टू द पावर 1 मिलेगी, 2 मिलेगी, ऐसे प्लस में मिलने वाली है। चलिए, तो अब हम क्या करेंगे, इस पॉइंट को, जो पॉइंट है किसके बीच, 0.028, इस पॉइंट को हम पीछे लेके जा रहे हैं, 2 पॉइंट पीछे लेके जाएंगे, तो 10 की घात -2 होने वाली है। वो भी हम लिख लेते हैं कि 2.86 इंटू 10 टू द पावर -2। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे इस पॉइंट को हम 2 पॉइंट आगे लेके आएंगे, तो 9.315 इंटू 10 टू द पावर +2। अब ये जो -2 और +2, ये दोनों तो कैंसिल हो जाएंगे। क्यों कैंसिल होने वाले हैं, क्योंकि 10 की घात +2 और -2, ये क्या हो जाएगा, 10 की घात 0, 10 की घात 0 क्या होता है, 1 होता है। तो इन दोनों को कैंसिल करते हैं। उसके बाद में 2.86
2.86 इंटू 9.315 करेंगे तो जब हम इन दोनों वैल्यूज को मल्टीप्लाई करेंगे, 2.86 और 9.315 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तब हमें वैल्यू मिलेगी 26.64। ये वैल्यू हमें मिलने वाली है जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। 26.64 हमें वैल्यू मिलने वाली है। इसके बाद में हम क्वेश्चन को देखते हैं वापस, जहाँ हमें बाइंडिंग एनर्जी, बंधन ऊर्जा तो मिल गई, संलयन अभिक्रिया में प्रति यू मुक्त ऊर्जा, तो प्रति यू मुक्त ऊर्जा अर्थात प्रति न्यूक्लियन बी बार की वैल्यू फाइंड करनी है। ये तो हमें किसकी वैल्यू मिली है, बीई की, बाइंडिंग एनर्जी की हमें वैल्यू मिली है 26.64। अब इसी वैल्यू को हमें बी बार में चेंज करना है। बी बार क्या होता है, बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन। तो हम नीचे तो किसको रखेंगे, न्यूक्लियॉन्स को, जिसे हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं, और ऊपर हम रखेंगे बंधन ऊर्जा। बंधन ऊर्जा क्या मिली है, 26.64, 26.64, ये हमें वैल्यू मिली है। तो 26.64 को हम ए से डिवाइड करने वाले हैं। अब ए किसके लिए, हीलियम के लिए। अब हीलियम के लिए ए की वैल्यू क्या होती है, 2He4 हम लिखते हैं, तो ए की वैल्यू क्या है, 4। अब इसे जब हम डिवाइड करेंगे ये वैल्यू कुछ मिलेगी 6.66 के अप्रॉक्सीमेट हमें ये वैल्यू मिलने वाली है। और जो कि हमारा कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन ए। 6.67, 6.66 या 6.67 दोनों अप्रॉक्सीमेट है, दोनों लगभग बराबर हैं, तो बी बार की वैल्यू हमें ये मिलती है। चलिए ये भी हो गया, यहाँ पे हम लिख लेते हैं 6.67 अप्रॉक्सीमेट वैल्यू हमें मिली है। इसके बाद हम बात करते हैं नाभिकीय स्थायित्व की। नाभिकीय स्थायित्व या न्यूक्लियर स्टेबिलिटी। तो नाभिकीय स्थायित्व में हम प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच एक ग्राफ बनाएंगे, जिसमें एक हमें वक्र प्राप्त होगा, स्थायित्व वक्र प्राप्त होगा, जिस वक्र पे जितने भी परमाणु, जितने भी नाभिक होंगे वो सभी स्थायी होंगे, और उस वक्र के ऊपर या नीचे जो भी नाभिक है, जो भी परमाणु है, वो सारे ही अस्थायी होंगे। और हम जानते हैं कि जो अस्थायी परमाणु होते हैं वो स्थायित्व की ओर गमन करते हैं, स्थायी होना चाहते हैं, तो उस स्टेबिलिटी कर्व पे वो सारे परमाणु आना चाहेंगे। चलिए, और प्रोटॉन है तो प्रोटॉन को हम एक्स एक्सिस पे लेंगे और न्यूट्रॉन को हम वाई एक्सिस पे लेने वाले हैं। और जितने प्रोटॉन होंगे और परमाणु क्रमांक के जितने ही हमारे पास प्रोटॉन्स होने वाले हैं, ये भी हम जानते हैं, जितने परमाणु क्रमांक होंगे उतने ही प्रोटॉन्स, तो हम परमाणु क्रमांक बढ़ाने वाले हैं। एक्स एक्सिस पे हम क्या बढ़ाएंगे, परमाणु क्रमांक। परमाणु क्रमांक जैसे जैसे बढ़ेंगे प्रोटॉन भी वैसे ही बढ़ने वाले हैं। चलिए, तो यहाँ हम देखते हैं कि न्यूक्लियर स्टेबिलिटी को समझाने के लिए हम न्यूट्रॉन संख्या तथा प्रोटॉन संख्या के मध्य ग्राफ बनाते हैं। ये प्रोटॉन संख्या है और यहाँ हमारे पास न्यूट्रॉन संख्या है। तो हम देखते हैं कि पहले हम यहाँ पे एक रफ ग्राफ बना लेते हैं, उससे हमें थोड़ा समझ आ जाएगा। ये हमारे पास ग्राफ है। चलिए, तो ये ग्राफ पहले तो हमें एक स्ट्रेट लाइन देता है। पहले हमें एक स्ट्रेट लाइन प्राप्त होती है। स्ट्रेट लाइन मतलब जितने हमारे पास प्रोटॉन हैं उतने ही हमारे पास न्यूट्रॉन प्राप्त होने वाले हैं। इक्वल इक्वल प्राप्त होंगे। देखो यहाँ पे जितने प्रोटॉन हैं उतने न्यूट्रॉन हैं, और यहाँ पे भी जितने प्रोटॉन हैं उतने न्यूट्रॉन हैं। अब ये वैल्यूज कहाँ तक चलती है, ये वैल्यू आगे भी ऐसे ही जानी चाहिए थी कि जितने प्रोटॉन हैं उतने न्यूट्रॉन होंगे, आगे तक ऐसे जानी चाहिए। बट ऐसा नहीं होता, क्योंकि जैसे जैसे प्रोटॉनों की संख्या बढ़ती है, जैसे जैसे परमाणु क्रमांक बढ़ेगा प्रोटॉनों की संख्या बढ़ेगी, और एक नाभिक में जितने ज्यादा प्रोटॉन्स होंगे उन प्रोटॉन्स के मध्य उतना ही ज्यादा रिपल्शन होगा, उतना ही ज्यादा प्रतिकर्षण होगा, जिस वजह से नाभिक अस्थायी होना शुरू हो जाएंगे। तो उसी स्थायित्व को बनाए रखने के लिए न्यूट्रॉन संख्या बढ़ जाती है,
प्रोटॉन संख्या बढ़ते बढ़ते न्यूट्रॉन संख्या बढ़ने लगती है और दोनों की जो इक्वालिटी है वो खत्म हो जाती है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों इक्वल थे पहले, कहाँ तक? Z इक्वल टू 20 तक। ये इक्वल कहाँ तक थे? ये इक्वल थे Z इक्वल टू 20 तक। परमाणु क्रमांक 20 तक जितने प्रोटॉन है उतने ही न्यूट्रॉन होने वाले हैं, बट परमाणु क्रमांक 20 से ज्यादा होने के बाद जो प्रोटॉन संख्या बढ़ गई, रिपल्शन बढ़ गया, जिस वजह से नाभिक अस्थायी होने लगे और नाभिक के स्थायित्व को बनाए रखने के लिए ही न्यूट्रॉनों की संख्या बढ़ गई। और यहाँ ये ग्राफ हमें कैसा मिलेगा? यहाँ से न्यूट्रॉन बढ़ना स्टार्ट होंगे। ये देखिए ऊपर बढ़ता हुआ ग्राफ है। अब इस ग्राफ में ये हमें जो कर्व मिली है, इस कर्व को हम बोलते हैं स्टेबिलिटी कर्व। ये है स्टेबिलिटी कर्व, स्थायित्व वक्र। अब ये जो स्थायित्व वक्र है, इस पर जितने भी आपको परमाणु दिखेंगे, जितने भी आपको ये नाभिक परमाणु जो भी आप बोले वो दिखेंगे। जैसे हीलियम है, हीलियम का हमें परमाणु दिखेगा तो हीलियम स्थायित्व को प्राप्त होगा, हीलियम स्थायी होगा। यहाँ पे जैसे ये हम मान लेते हैं, यहाँ नहीं, ये तो ऊपर है, हम यहाँ पे मान लेते हैं हीलियम। तो हीलियम में जितने प्रोटॉन हैं उतने न्यूट्रॉन हैं और वो स्थायी है। उसके ऊपर स्थायित्व को बनाए रखने के लिए, अर्थात जो अधिक परमाणु क्रमांक वाले जो भी परमाणु हैं उनके स्थायित्व को बनाए रखने के लिए न्यूट्रॉनों की संख्या ज्यादा हो जाती है। चलिए अब इसके बाद हम बात करते हैं, हम कुछ यहाँ पे परमाणु बना लेते हैं। जैसे ये ए परमाणु है, ये बी है। बी तो यहाँ स्टेबिलिटी कर्व पे ही है और स्टेबिलिटी कर्व पे अर्थात वो स्थायी है। जो स्थायित्व वक्र पे होगा वो परमाणु स्थायी होगा और स्थायित्व वक्र से दूसरी साइड, चाहे वो इस साइड हो, स्थायित्व वक्र से ऊपर हो, स्थायित्व वक्र से नीचे हो, उसके पास हो, सभी अस्थायी होंगे। जो स्थायी वक्र के ऊपर होंगे, स्थायित्व वक्र के ऊपर होंगे, स्टेबिलिटी कर्व के ऊपर परमाणु होंगे, वही सारे स्थायी होने वाले हैं। अर्थात इस कर्व पे जितने भी परमाणु आपको दिखेंगे वो सारे क्या होंगे? स्टेबल, स्थायी होंगे। चलिए इतना क्लियर हुआ। अब हम कुछ नाभिक बना रहे हैं, ए नाभिक, बी नाभिक, सी नाभिक हम यहां बना देते हैं। ये नाभिक है सी परमाणु और यहां पे हम एक डी भी बना देते हैं। डी बना दिया हमने। अब जो ए है, जो ए परमाणु है, उसकी क्या खासियत है? जो ए है, पहली बात ए अनस्टेबल है। क्यों अनस्टेबल है? क्योंकि वो स्टेबिलिटी कर्व पे नहीं है, वो स्थायित्व वक्र पे नहीं है, इस वजह से ये अस्थायी है। अब अस्थायी होने का कारण क्या है? क्योंकि इसमें प्रोटॉन संख्या जो है, प्रोटॉन संख्या तो कम है और न्यूट्रॉन संख्या इसमें बहुत ज़्यादा है, इस वजह से ये अस्थायी है। और हम जानते हैं कि अस्थायी परमाणु स्थायित्व की ओर अग्रसर होता है, स्थायी होना चाहता है, तो ये भी स्थायी होना चाहेगा, ये भी चाहेगा कि ये स्टेबिलिटी कर्व पे आए। पहले हम लिख लेते हैं कि ए अस्थायी क्यों है। तो ऊपर के वक्र में हम लिखते हैं कि ए के अस्थायित्व का क्या कारण है। ए अस्थायी है क्योंकि यहाँ न्यूट्रॉनों की संख्या इज वेरी वेरी ग्रेटर देन प्रोटॉन की संख्या। न्यूट्रॉन बहुत ज़्यादा अधिक है किससे? प्रोटॉन से। अब हम n/p लिखेंगे तो वो वेरी वेरी ग्रेटर देन क्या होगा? 1 होगा। इतना हमें समझ आ गया, ग्रेटर देन 1 होने वाला है। अब हम बात करने वाले हैं कि जो ए है, ए यहाँ क्या करेगा? ए यहाँ पे स्टेबिलिटी कर्व की ओर, स्थायित्व वक्र की ओर जाना चाहेगा और ये करने के लिए उसे क्या करना पड़ेगा? पहला प्रोटॉन्स को बढ़ाना पड़ेगा। उसके पास प्रोटॉन्स कम है तो प्रोटॉन्स को बढ़ाना पड़ेगा और न्यूट्रॉन्स बहुत ज़्यादा है तो न्यूट्रॉन्स को कम करना पड़ेगा। तो ए क्या करेगा? पहले न्यूट्रॉन्स कम करेगा, प्रोटॉन्स बढ़ाएगा, फिर न्यूट्रॉन कम, फिर प्रोटॉन ज़्यादा। ऐसा करके वो स्थायित्व वक्र की ओर पहुंच जाएगा, स्थायित्व
कर्व, स्टेबिलिटी कर्व पे वो पहुंच जाएगा और स्टेबल हो जाएगा। तो यहाँ जो न्यूट्रॉन्स हैं, न्यूट्रॉन्स किस में चेंज हुए? प्रोटॉन्स में। जो न्यूट्रॉन है वो प्रोटॉन में चेंज हुए हैं, जिससे स्थायित्व को प्राप्त किया है इस परमाणु ने। तो हम यहाँ लिख देते हैं कि जो न्यूट्रॉन है किस में चेंज हुआ है? प्रोटॉन में। अब हम जानते हैं कि अभिक्रिया के दोनों साइड हमें आवेश समान रखना है। जो न्यूट्रॉन है उस पर चार्ज कितना है? 0, क्योंकि न्यूट्रॉन तो न्यूट्रल होता है। और जो प्रोटॉन है उस पर चार्ज कितना होता है? 1 +1। तो दोनों साइड चार्ज इक्वल नहीं है। देखिए यहाँ पे ये न्यूट्रल है और यहाँ पे चार्ज क्या है? +1। 0 और +1 क्या इक्वल होते हैं? नहीं। तो हमें इस साइड भी 0 करना है। जहाँ पे प्रोटॉन है, प्रोटॉन की साइड में अर्थात राइट हैंड साइड में भी हमें चार्ज इक्वल करना है लेफ्ट हैंड साइड के। तो हम क्या करेंगे? अब हम एक में से ऐसा क्या घटा है कि 0 है? तो -1 करने वाले हैं। -1 हमें करना पड़ेगा और उसके लिए हम क्या करेंगे? एक इलेक्ट्रॉन जोड़ देंगे। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है? -1 और +1 क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा यहाँ पे। इतना आपको क्लियर हुआ? इसके बाद में हम देखेंगे कि न्यूट्रॉन क्या है? एक पार्टिकल है। प्रोटॉन क्या है? ये भी एक पार्टिकल है। इलेक्ट्रॉन भी एक पार्टिकल है। तो यहाँ 2 पार्टिकल्स हैं और यहाँ पे एक ही पार्टिकल है। अब दोनों साइड ये आप याद रखने के लिए कर सकते हो कि दोनों साइड हमें पार्टिकल्स बराबर करने हैं। तो यहाँ 2 पार्टिकल है, यहाँ 1। तो यहाँ हम एक एंटी पार्टिकल को ऐड करेंगे जो हमारे चार्ज में कोई प्रॉब्लम ना दे, जो चार्ज लेस हो और मास को भी ज़्यादा परिवर्तित ना करे, तो मास लेस हो। तो मास लेस और चार्जलेस एक पार्टिकल होता है जिसे हम बोलते हैं न्यूट्रिनो। न्यूट्रिनो क्या चेंज करेगा? न्यूट्रिनो हम यहाँ एंटी न्यूट्रिनो लेने वाले हैं। न्यूट्रिनो को हम एंटी पार्टिकल लेने वाले हैं। एंटी पार्टिकल क्यों लेंगे हम? क्योंकि न्यूट्रॉन क्या है? पार्टिकल, प्रोटॉन पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन पार्टिकल। यहाँ 2 पार्टिकल, यहाँ पे 1 पार्टिकल। तो हम एक एंटी पार्टिकल को ऐड कर देंगे, एंटी पार्टिकल जो कि क्या है? एंटी न्यूट्रिनो। तो एंटी पार्टिकल एक पार्टिकल को बैलेंस कर लेगा, जिस वजह से दोनों साइड एक एक पार्टिकल, राइट हैंड साइड में भी न्यूट्रॉन एक पार्टिकल हो जाएगा और लेफ्ट हैंड साइड में प्रोटॉन एक पार्टिकल। तो दोनों साइड पार्टिकल भी इक्वल हो जाएंगे। चलिए, इतना क्लियर हुआ? इसके बाद हम देखेंगे कि ये बीटा माइनस डीके करते हैं। बीटा माइनस क्षय से जो ए है, बीटा माइनस क्षय से स्टेबिलिटी कर्व पे आएगा। बीटा माइनस डिके करके ये जो ए है, ए परमाणु है, वो स्थायित्व वक्र को प्राप्त करेगा, स्थायित्व वक्र पे आएगा और स्थायित्व को प्राप्त करेगा। चलिए, इतना भी हमें समझ आया। तो बीटा डीके में एग्जैक्टली होगा क्या? बीटा डीके में जो मास नंबर है, द्रव्यमान संख्या है, द्रव्यमान संख्या में क्या परिवर्तन हो रहा है? द्रव्यमान संख्या में +1 का अंतर है। द्रव्यमान संख्या तो 1 बढ़ रही है और परमाणु क्रमांक में क्या अंतर हो रहा है? परमाणु क्रमांक सेम रह रहा है। परमाणु क्रमांक पहले जितने था अभी भी उतना ही है। इतना समझ आया आपको? ये क्यों हुआ? क्योंकि हम जानते हैं कि जो न्यूट्रॉन है, न्यूट्रॉन एक नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि जो न्यूट्रॉन है उसका परमाणु क्रमांक में कोई भाग नहीं है। न्यूट्रॉन परमाणु क्रमांक में भाग नहीं लेने वाले, ये द्रव्यमान संख्या में भाग लेगा, क्योंकि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को जोड़ के ही हम ए बनाते हैं। ए इक्वल टू क्या होता है? P + n। तो यहाँ पे हम क्या लिखने वाले हैं कि 1n0 इक्वल टू P1 और यहाँ पे 1 प्लस E प्लस एंटी न्यूट्रिनो। अब ये हमने क्यों लिखा? ये 0 लिख देते हैं और यहाँ पे हम 1 लिख देते हैं। यहाँ पे हमने 0 क्यों लिखा? क्योंकि जो न्यूट्रॉन है उसका परमाणु क्रमांक में भाग नहीं है, तो यहाँ पे 0 हो जाएगा।
इसके बाद में जो प्रोटॉन है वो परमाणु क्रमांक में भाग लेता है, क्योंकि जितने परमाणु क्रमांक होंगे उतने ही हमारे पास प्रोटॉन होंगे, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। और द्रव्यमान संख्या की हम बात करें तो जो न्यूट्रॉन है वो द्रव्यमान संख्या में भाग लेता है, कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को जोड़ के द्रव्यमान संख्या बनती है, तो यहाँ 1 और प्रोटॉन न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन होता है, इसलिए दोनों साइड 1 1 होगा। चलिए इतना भी अच्छे से क्लियर हो गया। इसके बाद में हम बात करते हैं बी की। जो बी परमाणु है हमारे पास, हम उसकी बात करते हैं। बी परमाणु हमें दिख रहा है ये पहले से ही स्थायित्व वक्र पे है, स्टेबिलिटी कर्व पे है। तो बी क्या है? बी पहले से ही स्टेबल है, इसे कुछ करने की जरूरत नहीं है, पहले से स्टेबल है। जो अनस्टेबल होता है वो स्टेबल होना चाहता है, बट बी तो यहाँ पहले से ही स्टेबल है। अब हम बात करते हैं सी की। तो सी क्या है? सी स्टेबिलिटी कर्व पे नहीं है, तो सी अस्थायी है, अनस्टेबल है। तो ये स्टेबल होने के लिए क्या करेगा? यहाँ पे बहुत नीचे है तो ये ऊपर जाएगा। तो जब भी, ये बात हमें ध्यान रखिए कि जब भी ए जैसे कोई परमाणु है तो वो ऊपर से नीचे आ रहा है। कोई भी परमाणु इस ग्राफ में, प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बीच ग्राफ में ऊपर से नीचे आए तो वो बीटा माइनस डीके करता है, और जब ग्राफ में नीचे से ऊपर जा रहा है तो वो बीटा प्लस डीके करेगा। तो यहाँ बीटा प्लस डीके होने वाला है, ये समझ आ गया। अब इसके अस्थायित्व का कारण क्या है? तो पहले हम इनको हटा देते हैं और यहाँ हम किसका एक्सप्लेनेशन करेंगे? यहाँ हम करेंगे कि जो C है, C के अस्थायित्व का कारण क्या है कि यहाँ प्रोटॉन तो इतने ज़्यादा है, देखो प्रोटॉन ज़्यादा है बट न्यूट्रॉन कम है। तो इसे स्थायित्व वक्र तक पहुंचने के लिए क्या करना पड़ेगा? न्यूट्रॉन्स को तो बढ़ाना पड़ेगा और प्रोटॉन्स को कम करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा इसको? प्रोटॉन्स को तो कम करना है और न्यूट्रॉन्स को इसे बढ़ाना पड़ेगा। और इसके अस्थायित्व का कारण क्या है? प्रोटॉन इज वेरी वेरी ग्रेटर देन न्यूट्रॉन, अर्थात P/N इज ग्रेटर देन, वेरी वेरी ग्रेटर देन 1। इतना अच्छे से क्लियर हुआ। अब यहाँ क्या होगा? ऊपर बीटा माइनस डीके में हमने देखा कि जो न्यूट्रॉन है वो प्रोटॉन में चेंज होंगे, बट बीटा प्लस डीके में क्या होगा? यहाँ जो प्रोटॉन है वो न्यूट्रॉन्स में चेंज होंगे। प्रोटॉन किस में चेंज हो रहा है? न्यूट्रॉन में। अब हमने पहले भी देखा था बीटा माइनस डीके में हमने क्या किया था? दोनों साइड हमने चार्ज इक्वल किया था। तो क्या दोनों साइड चार्ज इक्वल है? नहीं है। क्यों नहीं है? बिकॉज प्रोटॉन पे कितना चार्ज होता है? इधर लिख लेते हैं चार्ज। प्रोटॉन पे कितना चार्ज होगा? +1, और न्यूट्रॉन तो न्यूट्रल है, इस पे चार्ज होगा 0। तो दोनों साइड हमें चार्ज इक्वल करना है। तो हम अदर साइड में हम ऐसा क्या जोड़ें कि जो चार्ज है वो +1 हो जाए हमारे पास। तो इलेक्ट्रॉन तो हम जोड़ नहीं सकते, अगर इलेक्ट्रॉन जोड़ा तो चार्ज -1 हो जाएगा। तो हम इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल जोड़ेंगे। इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल होता है पॉजिट्रॉन। पॉजिट्रॉन को हम कैसे लिखते हैं? E+ से। उसे हम यहाँ ऐड कर देंगे। पॉजिट्रॉन को जब हम यहाँ ऐड करेंगे तो चार्ज इक्वल हो जाएगा। कैसे? न्यूट्रॉन के लिए 0 चार्ज है, न्यूट्रॉन न्यूट्रल है, उसके लिए चार्ज कितना है? 0। और पॉजिट्रॉन का जो चार्ज होता है वो होता है +1। तो दोनों साइड +1 चार्ज इक्वल हो गया। अब हम दोनों साइड क्या इक्वल करेंगे? पार्टिकल्स। अभी हमने देखा था हम पार्टिकल और एंटी पार्टिकल दोनों साइड इक्वल करेंगे, और जिससे हम न्यूट्रिनो जोड़ें या एंटी न्यूट्रिनो जोड़ें इसका हमें पता चलेगा। तो यहाँ पे पार्टिकल है, प्रोटॉन क्या है? पार्टिकल है। न्यूट्रॉन क्या है? पार्टिकल है। बट पॉजिट्रॉन क्या है? हम साइड में लिख लेते हैं कि जो पॉजिट्रॉन है, पॉजिट्रॉन क्या है? ई पे हम जब प्लस लगाते हैं ये होता है पॉजिट्रॉन, जो कि इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल है। एंटी पार्टिकल है किसका? इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल है। इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल कौन है? पॉजिट्रॉन।
तो यहाँ पे प्रोटॉन पार्टिकल, न्यूट्रॉन पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन एंटी पार्टिकल हो गया। तो दोनों बैलेंस हो गए, दोनों बैलेंस हो गए क्या, जो पार्टिकल और एंटी पार्टिकल दोनों। अब हमें तो चाहिए दोनों साइड पार्टिकल्स इक्वल हो, तो हम एक पार्टिकल को ऐड करेंगे, ना कि एंटी पार्टिकल को। पार्टिकल क्या है यहाँ, पार्टिकल क्या होना चाहिए यहाँ, ये होगा न्यूट्रिनो। पहले हमने एंटी न्यूट्रिनो क्यों ऐड किया, बीटा माइनस डीके में एंटी न्यूट्रिनो हमने क्यों ऐड किया, क्योंकि यहाँ न्यूट्रॉन पार्टिकल था, प्रोटॉन पार्टिकल था और इलेक्ट्रॉन पार्टिकल था। तो इस साइड दो पार्टिकल हो गए थे, तो उनमें से एक पार्टिकल को जब हम बैलेंस कर लेंगे तो दोनों साइड एक एक पार्टिकल हो जाएगा। तो इसी वजह से हमने एंटी पार्टिकल ऐड किया, हमने एंटी न्यूट्रिनो ऐड किया। और यहाँ पे दो पार्टिकल हैं, एक हमें एंटी पार्टिकल ऐड कर दिया, तो हम एक पार्टिकल और ऐड कर देंगे जो है न्यूट्रिनो। अब न्यूट्रिनो को ऐड कर दिया तो दोनों साइड एक एक पार्टिकल हो गए। चलिए ये भी हो गया। इसके बाद में हम देखेंगे कि प्रोटॉन जब न्यूट्रॉन में चेंज हो रहा है तो ये करेगा बीटा प्लस डीके, बीटा प्लस डीके या बीटा प्लस क्षय करेगा। बीटा प्लस क्षय में क्या होता है, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि जो परमाणु क्रमांक है, यहाँ पे लिख लेते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। P परमाणु क्रमांक में भाग लेता है, हाँ लेता है, तो यहाँ पे हम 1 लिख देंगे। और द्रव्यमान संख्या में भी भाग लेता है तो ऊपर भी हम 1 लिख देंगे। जो न्यूट्रॉन है, न्यूट्रॉन क्या परमाणु क्रमांक में भाग लेगा, परमाणु क्रमांक के अकॉर्डिंग होगा, बिल्कुल नहीं, तो यहाँ पे हम 0 लिख लेंगे। बट क्या द्रव्यमान संख्या के अकॉर्डिंग होगा, हाँ होगा, तो यहाँ ऊपर हम 1 लिख लेंगे, 0 and 1 लिख लेंगे। चलिए अब बीटा प्लस डीके के लिए हम देख पा रहे हैं कि जो परमाणु क्रमांक था वो कम हो गया। परमाणु क्रमांक P के लिए 1 था और N के लिए 0 है, तो 1 से जब 0 हुआ तो कम हुआ, कितना कम हुआ, -1। तो क्या लिखेंगे, जो परमाणु क्रमांक है, परमाणु क्रमांक क्या हुआ है, -1, और जो द्रव्यमान संख्या है, द्रव्यमान संख्या है वो हमारी इक्वल ही है, वो पहले जैसी है, वो सेम ही है। यहाँ भी हम एक करेक्शन कर लेते हैं कि यहाँ मास नंबर चेंज नहीं होने वाला, मास नंबर यहाँ सेम ही रहेगा। एक चीज़ हमने यहाँ थोड़ी सी करेक्ट करनी है कि जो n है, n क्या परमाणु क्रमांक में भाग लेगा, नहीं, तो यहाँ हम 0 लिखेंगे, और द्रव्यमान संख्या में लेगा भाग तो यहाँ 1 लिखेंगे। तो जो मास नंबर है, मास नंबर हमारा क्या रहने वाला है, सेम। मास नंबर क्या रहेगा, सेम, और जो परमाणु क्रमांक है कांस्टेंट लिख देते हैं यहाँ पे, और परमाणु क्रमांक है वो +1 होने वाला है। परमाणु क्रमांक 1 बढ़ जाने वाला है, क्योंकि प्रोटॉन यहाँ परमाणु क्रमांक में भाग लेगा, तो परमाणु क्रमांक हमारा 0 से 1 हो गया, तो परमाणु क्रमांक +1 हुआ है। जो हमारा एटॉमिक नंबर है वो +1 हुआ है, किसमें, बीटा माइनस डीके में। और बीटा प्लस डीके में क्या हो रहा है, परमाणु क्रमांक -1 हो रहा है, परमाणु क्रमांक 1 कम हो रहा है। चलिए ये भी क्लियर हुआ। तो इससे हमें क्या समझ आया कि जो C है, C हमारे पास क्या है, एक परमाणु है जिसको स्थायी होना है, जो अस्थायी है और उसे स्थायी होना है। तो स्थायित्व की प्राप्ति के लिए क्या करना होगा, उसे प्रोटॉन को न्यूट्रॉन में चेंज करना होगा, अर्थात प्रोटॉन को कम करना है और न्यूट्रॉन्स को बढ़ाना है। क्लियर। तो यहाँ पे प्रोटॉन क्या करेगा, कम, न्यूट्रॉन ज़्यादा, फिर प्रोटॉन कम, फिर न्यूट्रॉन ज़्यादा। ऐसा करके ये स्टेबिलिटी कर्व पे, स्थायित्व वक्र पे पहुंच जाएगा। चलिए इतना भी समझ आ गया। तो C के बारे में क्या समझ आया, ये प्रोटॉन घटाएगा और न्यूट्रॉन बढ़ाएगा, तो ये स्थायित्व वक्र पे पहुंच जाएगा। इसके बाद हम D की बात करते हैं। तो D में क्या प्रॉब्लम है,
पहला डी अस्थाई है, डी अस्थाई है। डी अस्थाई क्यों है? अब डी को बहुत प्रॉब्लम है क्योंकि डी में प्रोटॉन भी ज़्यादा है, न्यूट्रॉन भी ज़्यादा है। तो डी को स्थायित्व वक्र तक पहुंचने के लिए, डी को स्थायी होने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो डी को यहाँ पहले न्यूट्रॉन घटाने पड़ेंगे। कितने? -2n, 2 न्यूट्रॉन घटाएगा, -2 प्रोटॉन घटाएगा, फिर वापस 2 न्यूट्रॉन और फिर -2 प्रोटॉन। ऐसे ही प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स को कम करके और ये स्थायित्व वक्र पे पहुंच जाएगा। अब यहाँ क्या होगा? हमने बीटा माइनस डी के पढ़ लिया, बीटा प्लस डी के पढ़ लिया। तो बीटा माइनस डी के में तो न्यूट्रॉन प्रोटॉन में चेंज हो रहा था, बीटा प्लस डी के में प्रोटॉन न्यूट्रॉन में चेंज हो रहा था। तो यहाँ होगा अल्फा डी के या अल्फा क्षय, अल्फा क्षय होने वाला है। यहाँ क्या होगा? अल्फा क्षय। अल्फा क्षय में क्या होता है? जैसे हम कोई परमाणु कैसे लिखते हैं? ZX A के फॉर्म में लिखते हैं। तो वो परमाणु ZX A से Z-2 और YA-4 में चेंज होगा। तो अब ये चेंज कैसे हुआ? 2 कम क्यों हुए? क्योंकि हमने 2 प्रोटॉन या 2 हमने न्यूट्रॉन कम किए। तो जैसे प्रोटॉन कम करते हैं तो प्रोटॉन कितने होते हैं? जितने हमारे पास परमाणु क्रमांक होते हैं, तो परमाणु क्रमांक में से हमने 2 कम किए, तो Z-2, Z थे Z-2 हो गए। उसके बाद में जो द्रव्यमान संख्या है, द्रव्यमान संख्या में तो प्रोटॉन न्यूट्रॉन दोनों होते हैं, तो यहाँ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन 2 कम हुए, तो दोनों को ऐड करके 2 + 2 क्या हुआ? 4। तो द्रव्यमान संख्या में 4 की कमी आई है और परमाणु क्रमांक में 2 की कमी आई है। तो यहाँ पे Z-2 और A- हमने 4 लिख दिया। ये क्या है? अल्फा क्षय। चलिए, इतना अच्छे से क्लियर हुआ। तो ये जो टॉपिक है न्यूक्लियर स्टेबिलिटी, इसमें क्या करना है? जितने भी परमाणु हैं जो कि स्थायी नहीं है, स्थायित्व वक्र पे नहीं है, स्टेबिलिटी कर्व पे नहीं है, तो वो स्टेबिलिटी कर्व पे आना चाहते हैं, स्थायी होना चाहते हैं, जिसके लिए वो बीटा प्लस डी के, बीटा माइनस डी के और अल्फा डी के करते हैं। क्लियर? और ये हमने इस ग्राफ से अच्छी तरीके से समझ लिया है। आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और इसमें से आपको नीट में 30 क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। तो आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है कि न्यूक्लियर स्टेबिलिटी, नाभिकीय स्थायित्व क्या है और इसका ग्राफ एकदम आपको अच्छे से समझना है। अगर कोई डाउट लगता है तो आप मुझसे आके पूछिए, कमेंट करिए, टेलीग्राम चैनल पे आप मैसेज करके और पूछ सकते हैं कोई भी डाउट। चलिए, इसके बाद में हम इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन करते हैं, एक न्यूमेरिकल करते हैं। किससे रिलेटेड? न्यूक्लियर स्टेबिलिटी, नाभिकीय स्थायित्व से रिलेटेड, जिसमें अल्फा क्षय और बीटा क्षय। बीटा क्षय 2 प्रकार का होता है, बीटा प्लस, बीटा माइनस, दोनों से रिलेटेड ही क्वेश्चन आएंगे यहाँ पे। तो यहाँ हम क्या देख पा रहे हैं कि निम्न दर्शाए गए रेडियोएक्टिव डीके, रेडियोएक्टिव क्षय में मुक्त अल्फा तथा बीटा कणों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो हमें देखना है कि कितने अल्फा कण निकल रहे हैं और कितने ही बीटा कण निकल रहे हैं। तो ये रिएक्शन क्या है? रेडियोएक्टिव क्षय है। यहाँ पे 19x 200 है, तो 200 यहाँ पे क्या है? तो यहाँ 200 क्या है? 200 यहाँ पे है द्रव्यमान संख्या और यहाँ पे ये 90, ये क्या है? परमाणु क्रमांक है। तो जब इनका क्षय होता है तो एक नया नाभिक क्या बनता है? Y। तो Y का परमाणु क्रमांक क्या है? 80 और इसकी जो द्रव्यमान संख्या क्या है? 168। चलिए, इतना हमें समझ आ गया। इसके बाद में हम इसका आंसर कैसे फाइंड करेंगे? आंसर फाइंड करने के लिए जो इनकी द्रव्यमान संख्याएं हैं 200 और नया नाभिक बनने के बाद 168, अर्थात क्षय होने के बाद 168 बचे हैं। तो हम पहले नाभिक में से जो पहले 200 था उसकी जो द्रव्यमान संख्या है 200, 200 क्या है यहाँ? प्रथम नाभिक की
द्रव्यमान संख्या जो पहले थी, जो क्षय से पहले थी, तो हम क्षय से पहले लिख देते हैं क्षय से पहले। क्षय से पहले नाभिक की द्रव्यमान संख्या कितनी थी? 200। और क्षय के बाद नाभिक की द्रव्यमान संख्या कितनी है? क्षय के बाद कितनी है? 168। तो ये 168 भी हम लिख लेते हैं, 168। तो यहाँ हमें क्या करना है? इस 200 में से 168 को घटाना है। 200 में से हम घटाएंगे 168 को, यहाँ मिलेंगे 2, यहाँ मिलेंगे 3, तो कितने मिले? 32। 32 हमें मिला है, 200 माइनस 168 हमें मिला 32। अब हम क्या जानते हैं कि हमने लिखा था अल्फा क्षय में क्या होता है? अल्फा क्षय में जैसे Z x a कोई नाभिक है, वो y Z-2 और a-4 रूप से चेंज होता है। मतलब इसके परमाणु क्रमांक में 2 की कमी आती है और द्रव्यमान संख्या में 4 की कमी आती है। तो यहाँ जो 4 की कमी होती है, अर्थात 4 गुना कमी होती है, तो जब हमें देखना है कि कितना ये अल्फा क्षय कर रहा है, कितना अल्फा क्षय इसमें होगा, कितना अल्फा डिके होगा, तो उसे देखने के लिए हम 32 से डिवाइड कर देंगे किसको? 4 को, क्योंकि 4 से ये कम होती है, जो द्रव्यमान संख्या है 4 से कम होती है, तो 32 अपॉन हम 4 करेंगे तो कितनी वैल्यू मिलेगी? 8। तो 8 हमारे पास क्या है? अल्फा डिके, अल्फा क्षय है। चलिए इतना क्लियर हुआ। इसके बाद में हम देखेंगे कि बीटा क्षय वो कितना हुआ है। अल्फा क्षय हमने निकाल लिया कि 8 है, अब बीटा क्षय हमें निकालना है। वो हम कैसे निकालेंगे? तो जितना हमें अल्फा क्षय मिला है, अल्फा क्षय को हम लिख लेते हैं और इंटू 2 करते हैं। इंटू 2 हमने क्यों किया? क्योंकि जो परमाणु क्रमांक है वो 2 से कम होने वाले हैं, 2 से ही तो कम होते हैं, Z-2 ही तो होगा, तो इसी वजह से हमने 2 से इंटू किया। किसको? अल्फा डी के। इसको अल्फा डी के कितना? 8, और 8 को हमने 2 से जब मल्टीप्लाई किया तो कितने आए हमारे पास? 16। अब ये जो हमें 16 मिला है, इसे हम जो पहले परमाणु क्रमांक था कितना था? 19, तो 19 में से हम सब्सट्रैक्ट कर देंगे। 19 में से 16 जाएंगे, कितने बचेंगे? 74। अब 74 मिला। अब 74 में हम कितना ऐड करें कि हमें 80 मिल जाए? 74 में कितना ऐड करेंगे कि 80 मिलेगा? 6, तो 6 ऐड करते हैं। हमें क्या करना है? 74 से 80 बनाना है, तो कितने ऐड करने होंगे? 8, तो प्लस 8 कर देते हैं। 74 सॉरी प्लस हम क्या करेंगे? प्लस हम 6 करेंगे, प्लस 6 करना होगा, तो कितना हमें मिल जाएगा? 80। चलिए, तो हमने प्लस 6 किया और जितना हम प्लस कर रहे हैं वही होता है बीटा डीके, बीटा क्षय। इतना क्लियर हुआ? अर्थात अल्फा क्षय कितने हैं? अल्फा क्षय की संख्या कितनी है? 8, और बीटा क्षय की संख्या कितनी है? 6। और ये कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर ए में। तो अल्फा क्षय कितने हैं? 6, बीटा क्षय कितने हैं? 8। चलिए क्लियर हुआ? आई होप आपको ये समझ आया होगा, और कहीं भी आपको प्रॉब्लम लगती है इस न्यूमेरिकल में तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं अगले न्यूमेरिकल की। एक नाभिक जिसका परमाणु क्रमांक 92 है, जो कि निम्न क्रम से अल्फा तथा बीटा पार्टिकल्स में मुक्त होता है, जहां 1 2 3 4 5 6 7 8 हमारे पास ये अल्फास है। 8 अल्फा पार्टिकल निकल रहे हैं और बीटा -4 निकल रहे हैं और बीटा +2 निकल रहे हैं। अब ऐसा क्वेश्चन आपको जब भी दे रखा हो तो आप क्या करेंगे? जितने बीटा प्लस है उसमें से बीटा माइनस घटा दो, क्योंकि हम जानते हैं बीटा प्लस और बीटा माइनस दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। तो क्या करेंगे? यहाँ पहले
पहले हम इन दोनों को हटा देंगे, बीटा माइनस बीटा माइनस, बीटा प्लस बीटा प्लस। अब हमारे पास क्या बचा, आंसर लिखते हैं अल्फा बीटा माइनस बीटा माइनस अल्फा 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 एक और अल्फा। तो क्या बचा हमारे पास, 2 बीटा माइनस और 8 हमारे पास अल्फा क्षय बचे हुए हैं। अब हमें क्या फाइंड करना है कि ये जो पार्टिकल्स हैं ये कितने निम्न प्रकार से मुक्त करते हैं, निम्न प्रकार से अल्फा बीटा पार्टिकल मुक्त कर रहे हैं। तो परिणामी z ज्ञात करना है। z जो क्षय के बाद जो z है, z क्या है, परमाणु क्रमांक। तो पहले परमाणु क्रमांक 92 था, पहले z की वैल्यू 92 थी, तो क्षय के बाद जो z होगा वो हमें ज्ञात करना है। यहाँ पहले 92 था, z इक्वल टू 92 था। अब जो नया z है, जो क्षय के बाद जो z मिला है वो हमें प्राप्त करना है। चलिए अब हम यहाँ देख सकते हैं कि हमारे पास 8 अल्फा डीकेस हैं और 2 हमारे पास बीटा माइनस डीके हैं, वो भी लिख लेते हैं। अल्फा डीके हमारे पास कितने हैं, 8, और बीटा माइनस डीके हमारे पास कितने हैं, 2। ठीक है, अब इसका आंसर फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, जो 8 है, 8 में हम कितना मल्टीप्लाई करें, किस दर से जो द्रव्यमान संख्या है वो घटती है। तो क्षय में हम जानते हैं कि जो द्रव्यमान संख्या है वो 4 के रेशियो से कम होती है, 4 इंटू से कम होगी। अभी हमने ऊपर लिखा था कि अगर हम zx a के फॉर्म में लिख रहे हैं तो a -4 होगा क्षय के बाद और z -2 होगा। 4 कम होंगे और z में 2 कम होंगे। तो यहाँ जितने कम हो रहे हैं उतने हम मल्टीप्लाई कर देंगे। कितने कम हो रहे हैं, 4, 8 इंटू 4 करेंगे तो आने वाला है 32। तो ये -32 हमने क्यों लिखा है, क्योंकि द्रव्यमान संख्या में से 32 माइनस हो जाएंगे और परमाणु क्रमांक में से कितने माइनस होने वाले हैं वो हम इसी से ज्ञात करने वाले हैं। अब यहाँ पे तो 32 मिल गया हमें। इसके बाद यहाँ पे ये 92 नहीं आएगा, 92 में कितना घटने वाला है, 92 से कितना कम होने वाला है वो हमें यहाँ पे लिखना है। तो 92 माइनस कितना होगा वो हम यहाँ पे लिखने वाले हैं। पहले 32 मिल गया हमें, 32 कैसे मिला, 8 इंटू 4 किया। तो पहले तो 32 को हम ऐड करेंगे, किससे, ये हमें मिला अल्फा क्षय के बाद, अल्फा क्षय। और अल्फा क्षय कितने थे, अल्फा क्षय हमारे पास 8 थे। अब हम क्या करते हैं, जितने भी हमारे पास परमाणु क्रमांक है, 92 है, 92 परमाणु क्रमांक में से जितने भी हमारे पास क्या हुए हैं, अल्फा क्षय हुए हैं, कितने हैं, 8, और उसे हम मल्टीप्लाई करते हैं 2 से, क्योंकि जो परमाणु क्रमांक है वो 2 से ही कम होती है, 2 परमाणु क्रमांक ही कम होते हैं, तो 2 से इंटू करेंगे तो हमारे पास क्या वैल्यू आएगी, 92 माइनस करेंगे, प्लस नहीं माइनस करेंगे, -16। तो क्या वैल्यू मिलेगी हमारे पास, 76 ही आएगी ना, 76, राइट, 76 आने वाले हैं। अब इन 76 में से जितने भी बीटा डीके हैं, बीटा डीके कितने हैं, तो अभी तक तो हमने सारा काम अल्फा डीके का ही किया है कि द्रव्यमान संख्या कम होगी, कितनी कम हो रही है उसे हम इंटू करके, और जो वैल्यू मिली हमें 32 वैल्यू मिली है। ये किस वजह से हुआ है, ये अल्फा क्षय की वजह से हुआ है। और इसके बाद में जो बीटा क्षय है वो हम देखेंगे जो कि 2 है, तो 2 को हम यहाँ ऐड करने वाले हैं, 2 हम यहाँ ऐड करेंगे तो मिलेगा 78, जो कि हमारा करेक्ट आंसर होने वाला है। हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा यहाँ, 78।
78 कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर सी। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर है। आपको समझ आया ये? आई होप आपको समझ आया होगा, बिकॉज पहले हमने क्या किया, पहले कितने हमारे पास अल्फा अक्षय? 8 अल्फा अक्षय। और बीटा अक्षय कितने हैं? बीटा माइनस तो हमारे पास 4 है और बीटा प्लस हमारे पास 2 है। तो 2 बीटा माइनस में से 2 बीटा प्लस हमने हटा दिए, इन दोनों को हमने कैंसिल कर दिया, तो हमारे पास 2 बीटा माइनस डी के बच गए। अब हमें यहाँ देखना था कि द्रव्यमान संख्या में कितनी कमी हुई है। तो द्रव्यमान संख्या में कमी देखते हैं, तो द्रव्यमान संख्या में कमी 4 से कम होती है, 4 कम होता है, a माइनस जेड होता है, ये हम जानते हैं। और 8 कितने थे? 8 हमारे पास क्या थे? अल्फा अक्षय। तो 8 इंटू हमने 4 किया, 4 क्यों? 4 से कम हो रहा है, तो 32 आया। ये क्या है? अल्फा अक्षय के बाद जितने कमी हुई है वो है। उसके बाद में जो बीटा क्षय है, बीटा क्षय को हम ऐड करेंगे। किससे ऐड करेंगे? ये जो परमाणु क्रमांक है 92, उससे हम जितने भी हमारे पास अल्फा डीके हैं उन्हें लिख लेंगे और उन्हें डबल कर देंगे। डबल क्यों कर रहे हैं? क्योंकि परमाणु क्रमांक 2 से कम हो रहा है, -2 ही होता है, तो 2 से इसको मल्टीप्लाई करके और सब्सट्रैक्ट करेंगे 92 से, तो 76 आने वाले हैं। 76 आ गए। अब 76 में जितने भी बीटा डीके हैं उनको ऐड कर दो। 76 में 2 ऐड करेंगे, 2 ऐड करते ही 78 आ जाएंगे। तो क्या फाइंड करना था हमें कि परिणामी Z कितना है। परिणामी A, अगर आपसे पूछता परिणामी A कितना होगा, तो A में से 32 कम करके परिणामी A निकाल दो। और परिणामी Z पूछ रहा है, तो परिणामी Z आप डायरेक्ट लिख सकते हो कि जो 92 है उसमें से हम 2 इंटू 8 करेंगे, 92 माइनस 16 जो कि 76 मिलेगा। और 76 में से जब हम 2 ऐड करेंगे, 76 में 2 क्या? बीटा माइनस डी के हमने ऐड किए, तो 78 आया। ओके, तो ये हमारा करेक्ट आंसर है 78। तो ऑप्शन नंबर कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब थोरियम विस्मित में परिवर्तित होता है, थोरियम से क्या बन रहा है? Bi, विस्मित बन रहा है। तो अल्फा तथा बीटा पार्टिकल्स के मुक्त होने की संख्या, तो कितने अल्फा कितने बीटा निकल रहे हैं? अभी हमने ऊपर देखा था अल्फा और बीटा किस प्रकार निकलेंगे। पहले हम अल्फा क्षय कितने हो रहे हैं, जितनी कमी आ रही है द्रव्यमान संख्या में, उससे हम 4 को डिवाइड कर देंगे तो अल्फा क्षय मिल जाएंगे। बीटा क्षय कैसे मिलते हैं? जितने परमाणु क्रमांक है उससे हम जो अल्फा क्षय है उसका दुगना करके उसको हम घटा देते हैं, जो वैल्यू में मिलती है उसको हम घटा देते हैं, तब हमें बीटा क्षय मिल जाते हैं। तो चलिए पहले हम क्या निकालेंगे? अल्फा क्षय। इसके लिए पहले हम लिख लेते हैं कि क्षय किस प्रकार होगा। जो थोरियम है वो किस में बदलेगा? विस्मित, जो कि है 83 212। अब इसमें द्रव्यमान संख्या, पहले हम क्या करेंगे? पहले हम द्रव्यमान संख्याओं को घटाएंगे। जो पहले की द्रव्यमान संख्या थी वो 228 थी, बाद की द्रव्यमान संख्या 212 है। तो क्या लिखेंगे? क्षय से पहले की द्रव्यमान संख्या 228 है, क्षय के बाद की द्रव्यमान संख्या कितनी है? 212। अब इनको हम घटाएंगे, 228 में से जब 212 घटाएंगे तो कितना आएगा? 16 ये वैल्यू हमें मिली। अब 16 में से हमें क्या डिवाइड करना है? जितनी कमी होती है द्रव्यमान संख्या में, 4 से कमी होती है। अल्फा क्षय में क्या होता है? द्रव्यमान संख्या 4 कम होती है, 4 जो वैल्यू है वो कम होगी, तो उसका हम इससे भाग दे देंगे। 16 डिवाइडेड बाय 4, तो वैल्यू मिलेगी हमें 4। तो यहां हमें किसकी वैल्यू मिल गई? अल्फा क्षय मिल गया। अल्फा क्षय कितने हैं? 4। अब हम फाइंड करेंगे कि जो बीटा क्षय है, बीटा क्षय को हम कैसे फाइंड करेंगे? जो परमाणु क्रमांक है वो लिख लो। परमाणु क्रमांक
परमाणु क्रमांक क्षय से पहले का परमाणु क्रमांक लिख लेना है आपको, और उसे हम माइनस करेंगे अल्फा क्षय कितने हो रहे हैं, और इनटू करना है हमें 2 से। ये फॉर्मूला आप याद रखो और एक बार में आपका आंसर आ जाएगा। परमाणु क्रमांक पहले कितना है 90 माइनस 2 इंटू 2, क्यों? क्योंकि 2 से ही तो कम होता है परमाणु क्रमांक, तो 2 इंटू अल्फा क्षय कितने हो रहे हैं 4, तो 90 माइनस कितने 8, कितने मिले हमें 82। अब हमें क्या देखना है कि 82 है, 82 से जब 83 बन रहा है तो कितने ऐड करने पड़ेंगे, एक ही तो ऐड करना पड़ेगा। यहाँ लिख देते हैं कि जब 82 से हमें 83 बनाना है, 82 से 83 बनाना है तो हम एक ही तो ऐड करने वाले हैं, एक ऐड करेंगे तभी तो 82 से 83 बनेगा। तो जो यहाँ एक है, एक क्या है बीटा डीके, ये हमारा बीटा डीके प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पे आप एक फॉर्मूला लिख लो, ये फॉर्मूला किसके लिए, बीटा क्षय प्राप्त करने के लिए। और अल्फा क्षय हम कैसे प्राप्त करेंगे, द्रव्यमान संख्या से, द्रव्यमान संख्याओं को घटा के और हमें डिवाइड करना है 4 से, तब हमें अल्फा क्षय मिल जाएगा। यहाँ साइड में लिख लो कि जब हम द्रव्यमान संख्या क्षय से पहले, इनमें से जब हम, यहाँ पे थोड़ी जगह कम है, इनको कुछ लाइट करके लिख लेते हैं। क्षय से पहले जो द्रव्यमान संख्या है उसे हम Ma मान लेते हैं, और जो क्षय के बाद है उसे हम Mb मान लेते हैं। ठीक है, तो हमें Ma में से Mb को घटाना है, उसके बाद में जो वैल्यू मिलेगी उसे हम कैपिटल M से लिख लेते हैं, और कैपिटल M मिलेगी उसे हमें 4 से डिवाइड करना है। ये फॉर्मूला किसके लिए है, ये फॉर्मूला है अल्फा क्षय के लिए। अब वैसे ही हम बीटा क्षय के लिए जो परमाणु क्रमांक है, क्षय से पहले जो परमाणु क्रमांक है उसे हम Zp लिख लेते हैं। पहले जो परमाणु क्रमांक है Zp वो लिख लेते हैं -2 इंटू अल्फा क्षय। ये आपके पास दो फॉर्मूलास हो गए, इनसे आप अल्फा क्षय निकाल सकते हैं और इनसे बीटा क्षय निकलेंगे। बीटा क्षय, और जो आंसर आएगा ना, इसके बाद जो आंसर आएगा उसे हम लिख लेते हैं Z क्या लिखे, ZR लिख लेते हैं। तो जो ZR है वो कितना कम है, आगे जो हमें क्षय के बाद जो परमाणु क्रमांक हमें मिल रहा है उससे कितनी कमी है, कितनी कमी हम कैसे देखेंगे, जो बाद वाला परमाणु क्रमांक है, बाद वाले को हम मान लेते हैं ZA से, राइट। तो ZA में से जब हम ZR घटाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, बीटा क्षय। चलिए, ये भी आपको समझ आया होगा। और अगर आपको यहाँ पे नहीं समझ आ रहा तो मैं ये क्वेश्चन करने के बाद लास्ट में आपको ये दोनों फॉर्मूलास लिखवा दूंगी, जिससे आप अल्फा क्षय और बीटा क्षय दोनों फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियॉन सर्वाधिक किसके लिए होते हैं। अब हम जानते हैं बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियॉन, हमने एक ग्राफ बनाया था जो कि बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियॉन B बार और A के बीच, तो A क्या है, द्रव्यमान संख्या। तो द्रव्यमान संख्या और बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियॉन के बीच हमने जो ग्राफ बनाया था वो किस प्रकार प्राप्त हुआ था, हमें लाइन अच्छे से बनाते हैं, अच्छा सा ग्राफ बनाते हैं। यहाँ पे ग्राफ हमें कुछ ऐसा प्राप्त हुआ था कि पहले परमाणु क्रमांक द्रव्यमान संख्या बढ़ाने के साथ साथ B बार भी बढ़ रहा था और उसके बाद ये घटता गया, है ना। और यहाँ पे जो हाईएस्ट पीक मिली वो क्या थी, हाईएस्ट पीक मिली हमें
जो 8.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या थी, बी बार। बी बार क्या होता है, बी अपॉन ए, बाइंडिंग एनर्जी अपॉन ए। तो यहाँ पे हमें सर्वाधिक बंधन ऊर्जा मिली, और जो किसके लिए मिली थी, Fe56 के लिए। 56, आप ये मत देखना कि 56 इसका परमाणु क्रमांक है, 56 क्या है, इसकी द्रव्यमान संख्या है। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा, Fe56। तो इस ग्राफ से हम समझ सकते हैं कि जो हाईएस्ट पीक है, बंधन ऊर्जा सर्वाधिक हमें किसके लिए मिली थी, Fe56 के लिए, और जिसकी वैल्यू भी आपको अच्छे से याद करनी है, 8.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब इसके बाद में जो ये क्वेश्चन था हमारा, कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 24। तो इससे हमें दो फॉर्मूलास मिलते हैं, एक अल्फा क्षय का और एक बीटा क्षय का। तो दोनों फॉर्मूलास मैं आपको लिखवा देती हूं। उससे पहले हम कुछ लाइट कर लेते हैं। पहले हमें अल्फा क्षय निकालना है। अल्फा क्षय के लिए हम क्या करेंगे, जब क्षय से पहले द्रव्यमान संख्या, इसको हमने Ma मान लिया। क्षय के बाद द्रव्यमान संख्या, इसे हमने Mb मान लिया। और जब Ma में से हमने Mb को घटाया तो हम मान लेते हैं हमें कैपिटल M मिला। कैपिटल M क्या है, Ma माइनस MB। Ma माइनस MB क्या है, कैपिटल M। कैपिटल M मिला, और कैपिटल M को जब हम 4 से डिवाइड करेंगे तब हमें किन की वैल्यू मिलेगी, क्या मिलेगा हमें, अल्फा क्षय। तो अल्फा क्षय हमें कैसे फाइंड करना है, अल्फा क्षय हम द्रव्यमान संख्या में से फाइंड करेंगे। और बीटा क्षय हम कैसे फाइंड करेंगे, बीटा क्षय के लिए भी हम मान लेते हैं, यहाँ लिखते हैं बीटा क्षय, बीटा प्लस या माइनस, ठीक है, कोई सा भी हो सकता है। बीटा क्षय हम कैसे फाइंड करेंगे, बीटा क्षय को हम परमाणु क्रमांक से फाइंड करते हैं। जो परमाणु क्रमांक है उससे हम बीटा क्षय को फाइंड करेंगे। कैसे करने वाले हैं, पहले हम मान लेते हैं कि क्षय से पहले परमाणु क्रमांक, जिसे हम मान लेते हैं Za। फिर लिखते हैं क्षय के बाद परमाणु क्रमांक, जिसे हम क्या लिख लेते हैं, Zb लिख लेते हैं, ठीक है। अब हमें यहाँ क्या करना था कि जो भी हमारी अल्फा क्षय की वैल्यू है उसे जब हम 2 से इंटू करेंगे, क्यों करेंगे हम 2 से इंटू, क्योंकि परमाणु क्रमांक में 2 से ही कमी होती है, इस वजह से इससे हमें इंटू करना पड़ेगा। और हम इसको सब्सट्रैक्ट किससे करेंगे, परमाणु क्रमांक क्षय से पहले। तो क्षय से पहले हमने परमाणु क्रमांक किसे माना है, क्षय से पहले परमाणु क्रमांक है Za। तो Za में से हम क्या माइनस करने वाले हैं, अल्फा क्षय को, आप इसको माइनस मत समझ लेना, अल्फा क्षय है ये, और इससे हम इंटू करेंगे 2 से। तो Za क्या है, क्षय से पहले परमाणु क्रमांक है, जो नाभिक है, जो परमाणु है उसका क्षय से पहले परमाणु क्रमांक है Za, ठीक है। और इसे हम माइनस किससे कर रहे हैं, 2 इंटू अल्फा क्षय से, जो ऊपर अल्फा क्षय हमें मिला था उससे। इससे जो वैल्यू मिली हम इसको मान लेते हैं Zp। अब ये वैल्यू हमें मिली है। अब Zp है उसका हम कंपैरिजन किससे करेंगे, Zb से। Zp क्या है वो भी हम लिख लेते हैं। जब हम इन दोनों को घटाते हैं तभी हमें Zp मिलता है, लिखने की जरूरत नहीं, आपको देख के समझ आ रखा है। Za माइनस 2 इंटू अल्फा क्षय, और इसकी वैल्यू हमें Zp मिली है। और Zp का हम B से कंपैरिजन करेंगे। यहाँ B क्या है, क्षय के बाद जो परमाणु क्रमांक है वो। इन दोनों का कंपैरिजन करेंगे तो कितना आएगा, यहाँ से हम Zb माइनस Zp करेंगे, और जो वैल्यू हमें मिलने वाली है उसे हम लिख लेते हैं
कि ZR होगी। तो जो ZR है, ZR यहाँ पे होगा वही बीटा क्षय है। ZR हमारा क्या है? बीटा क्षय। ज़्यादा लेंदी नहीं है, आपको मेन तो ये याद रखना है कि ZA -2 इंटू अल्फा क्षय, और जो आंसर आया उसको ZB से आप कंपेयर करा दो या ZB से उस आंसर को घटा दो, तो जो वैल्यू आएगी वो होगी बीटा क्षय। चलिए, तो आई होप आपको ये सारे न्यूमेरिकल्स और जो मैंने न्यूक्लियर स्टेबिलिटी पढ़ाई, नाभिकीय स्थायित्व पढ़ाया, वो अच्छे से समझ आया होगा। और अगर आपको अच्छे से समझ आया है, आज की क्लास आपने अच्छे से समझी है, तो आप अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। और एक रिक्वेस्ट और है आपसे, जो RNM अकेडमी ऐप है उसे आप प्ले स्टोर पे जाके डाउनलोड कर सकते हैं, और टेलीग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तो टेलीग्राम आपको ग्रुप भी ज्वाइन करना है। आई होप आप सभी ज्वाइन भी करेंगे, और अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर करना नहीं भूलेंगे। अपने फ्रेंड्स को शेयर करिए। थैंक यू।